फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर है। इंडिया यूएस के जो रिलेशन है वो आप देखते हैं कि न्यूज़ में काफ़ी चर्चित रहते हैं, आते ही रहते हैं कुछ कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे ये दो जो वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी है, जहाँ यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो इनके रिलेशंस टाइम 1947 के बाद से और अब तक कैसे रहे, डिफरेंट फील्ड्स में कैसे रहे और क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या वर्क कर सकते हैं। आज हम ये सब कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट बैकग्राउंड देखेंगे रिलेशंस का दोनों का, फिर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, challenges in India-US relationship, converting concerns into opportunities और लास्ट में वे फॉरवर्ड। तो ये स्टार्ट करते हैं फिर बैकग्राउंड के साथ। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो यूएस के जो पॉलिटिशियंस थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका 1940 से ही इंडिया की तरफ लीनिंग ज्यादा रहा था। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए पाकिस्तान के बदले। ठीक है, बट नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट की थ्योरी थी, वो विजन उनका नॉन अलाइनमेंट का था। वो किसी भी ग्रुप जो कोल्ड वॉर के थे दोनों कैंप्स में जाना नहीं चाहते थे। बट जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको जो नेहरू जी की पॉलिसी थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगी और उनका ये मानना था कि या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ हो। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था। ठीक है, तो जब इंडिया ने भाई नॉन अलाइनमेंट का फैसला किया, ठीक है, बट एक्चुअल में इंडिया का जो लीनिंग था थोड़ा बहुत यूएसएसआर की तरफ था। क्यों? क्योंकि जो इंडियन लीडर्स थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिस्ट थी। ठीक है, और यूएसएसआर तो था ही सोशलिस्ट कंट्री, तो इंडिया थोड़ा बहुत यूएसएसआर की तरफ लीन कर रहा था। यूएस को लगा कि भाई इंडिया तो हमारे कैंप में नहीं आएगा, तो हमें जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है उस पर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो वो था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को देख लेते, पाकिस्तान क्या सोच रहा था उस टाइम। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान जो है वो दोनों ही कैंप्स के साथ न्यूट्रल रिलेशंस बनाना चाहता था। वो चाहता था कि भाई हम यूएसएसआर के साथ भी दोस्ती रखेंगे और यूएस के साथ भी रखेंगे, ताकि दोनों से हम बेनिफिट ले सके। फिर यूएसएसआर से पाकिस्तान ने हेल्प लेने की कोशिश की, बट यूएसएसआर ने इस हेल्प देने से मना कर दिया। यूएसएसआर क्योंकि इंडिया के साथ काफी क्लोज होता जा रहा था, वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहा था। ठीक है, इकोनॉमी में, डिफेंस में, तो पाकिस्तान को उन्होंने साइड कर दिया कि भाई जाओ आप, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर पाकिस्तान ने यूएस की तरफ मूव किया। ठीक है, और यूएस तो ढूंढ ही रहा था ऑल्टरनेटिव, तो इन दोनों ने रिलेशंस अपने इंप्रूव करने स्टार्ट किए। सेकंड रीजन यूएसएसआर से मूव होने का पाकिस्तान का एक और था कि जो यूएसएसआर है वो किसी रिलीजन को नहीं मानते थे। ठीक है, कम्युनिज्म में रिलीजन को ओपियम बोला जाता है। ठीक है, ओपियम ऑफ द पुअर, बहकाने की चीज। तो जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी थी उन्होंने कहा अपने लीडर्स को कि भाई आप क्यों एक जो ऐसे कंट्री से हेल्प ले रहे हो जो किसी रिलीजन को नहीं मानता, किसी भगवान को नहीं मानता, किसी खुदा को नहीं मानता। ठीक है, तो ये सेकंड रीजन था कि उन्होंने यूएस की तरफ मूव किया। ठीक है, अब इंडिया ने अपना कंप्लीट जो क्लियर स्टैंड तो रखा नहीं था कि वो किस कैंप में है। ठीक है, इंडिया नॉन अलाइनमेंट ही फॉलो कर रहा था और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज था उनके साथ एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ट्राई कर रहा था। वहीं दूसरी साइड
चाइना है, चाइना काफी पावरफुल होता जा रहा था धीरे धीरे, और यूएस का कंसर्न था वो यूएसएसआर के साथ साथ चाइना की तरफ भी मूव करने लगा। अब चाइना को टैकल करने के लिए क्या किया जाए यूएस यूएस की तरफ से, तो उन्होंने देखा कि यूएस को सिर्फ चाइना को सिर्फ इंडिया ही टैकल कर सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो तो चाइना के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बनाता जा रहा था, ठीक है? तो पाकिस्तान तो ऑब्जेक्ट करेगा नहीं चाइना को, तो इंडिया ही एक ऑल्टरनेटिव था यूएस के पास, ठीक है? इसलिए 1962 का जो वॉर था उसमें यूएस ने चाइना की निंदा की कि भाई ये जो ये आपने इंट्रूजन किया इंडिया की जो सॉइल पे वो गलत है। इसीलिए यूएस एयरफोर्स ने आपका आर्म्स, एम्यूनिशन, क्लोथिंग इंडियन सोल्जर्स को सप्लाई किए, ठीक है? साथ साथ ये जो आपको दिख रहा है शिप, यूएसएस टीटी, ठीक है, KITTY, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर था यूएस का, इन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। जब तक ये पहुंचता तब तक चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर का ऐलान भी कर दिया था, ठीक है? तो यहाँ दिख रहा हमें कि 1962 के वॉर में यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया। अब आ जाते हैं 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर पर। अब यूएस और जो पाकिस्तान थे काफी क्लोज आ चुके थे। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय था यूएस का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान मेन टूल था यूएस का, ठीक है? तो जब ईस्टर्न पाकिस्तान में सेक्सेशन की मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो अलग होने के लिए डिमांड करने लग गए, तो इंडिया ने सपोर्ट किया उस मूवमेंट का, और इंडिया ने कहा भाई हम इंटरफेयर करेंगे, ठीक है? तो यूएस ने क्या कहा वेस्टर्न पाकिस्तान को कि भाई आप अपनी आर्मीज को ना थोड़ा रोको, क्योंकि अगर वॉर हो गया, ठीक है, तो इंडिया आपको हरा देंगे, आप पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है? इस वजह से फिर जो यूएस का एक मेन एलाय था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो यूएस के हाथ से चला जाएगा और यूएसएसआर का कंट्रोल हो जाएगा। तो यूएस ने तो मना किया था वॉर के लिए, ठीक है, बट पाकिस्तान फोर्सेस मानी नहीं, उन्होंने आगे मूवमेंट स्टार्ट की। फिर वॉर हुआ दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए जब उन यूएस को दिखने लगा कि भाई पाकिस्तान अब हारने वाली है, तो पाकिस्तान सपोर्ट के लिए यूएस ने यूएसएस इंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर आपका बे ऑफ बंगाल में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है? पहले जब चाइना के साथ वॉर हुआ था इंडिया का, तब यूएस ने इंडिया की हेल्प की थी और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लाके खड़ा कर दिया इंडियन ओशन में। अब जब पाकिस्तान जो उनका एलाई है उनके साथ वॉर हुआ, तो फिर से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लाके खड़ा कर दिया, बट अब इंडिया के अपोजिट, ठीक है, इंडिया को डराने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यूएस का गेम प्लान क्या चल रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी से फ्रेंडशिप कर लेता है और किसी को भी अपना एनिमी बना लेता है, वो भी एक डेकेड के अंदर अंदर। अब इस रीजन की वजह से कि भाई इंडिया को लगा हम तो अकेले पड़ गए, यूएस तो पाकिस्तान के साथ हो गया, ठीक है, अपने फोर्सेस को लेके आ गया, हम पे अटैक कर सकता है। साथ साथ यूएस और चाइना की दोस्ती भी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम तक, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब आपका रशिया और जो यूएसएसआर और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो स्प्लिट हुआ, उसके बाद माओ जिदांग ने यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए यूएस के साथ 1971 में फ्रेंडशिप बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है? तो जिस वजह से यूएस
इंडिया को सपोर्ट कर रहा था जो था चाइना, वो इशू खत्म हो गया था, ठीक है, वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, ठीक है। तो इंडिया के पास कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं कि यूएस को भाई बोला जाए पीछे हट जाओ। तो इसलिए इंडिया ने फिर यूएसएसआर के साथ ये ट्रीटी साइन कर ली, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 में। इस ट्रीटी से ये कंफर्म हो गया कि इंडिया भाई यूएसएसआर की तरफ मूव कर चुका है, ठीक है। फिर इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है। और यूएस ने इसका ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप क्यों न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आपका न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो सकती है साउथ एशिया में। बट यूएस ने ये भी एक्सेप्ट किया कि कोई भी वर्ल्ड एग्रीमेंट अभी प्रेजेंट नहीं है जिसको ये क्या कहते हैं खारिज कर रहा हो, इलीगल हो जिस एग्रीमेंट के अंडर, ठीक है। तो फिर यूएस ने ऑब्जेक्ट करके छोड़ दिया, कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि कई एग्रीमेंट कोई ट्रीटी हो नहीं रखी थी। फिर यूएस ने उसके साथ आपका जो इंडिया का तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तारापुर, ये महाराष्ट्र में है और इंडिया का फर्स्ट सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, फर्स्ट, ठीक है। इसके लिए एनरिच्ड यूरेनियम भी सप्लाई किया यूएस ने, ठीक है। पहले इन्होंने ऑब्जेक्ट किया मिलिट्री न्यूक्लियर यूज के लिए, उसके बाद जब सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए यूएस ने फिर यूरेनियम भी सप्लाई किया। बट यूएस कहीं ना कहीं डराया हुआ था कि भाई इंडिया फर्स्ट टाइम चलो फेल हो गया, बट ये जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम फेल हो जाए, थर्ड टाइम फेल हो जाए, और आर्म्स रेस भी स्टार्ट हो सकती थी। साथ ही साथ पाकिस्तान जो उनका मेन एलाय था, उनको भी खलबली हो गई थी उनके देश में भी कि भाई इंडिया ने न्यूक्लियर न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ काफी स्पीड से मूव कर रहा है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट कार्टर है यूएस के, उन्होंने 1978 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट साइन किया, ठीक है। इस एक्ट में क्या है कि जो जो कंट्रीज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर नहीं है जैसे कि इंडिया, उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उनसे अपनी सभी फैसिलिटीज का इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा कि भाई वो आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वेपन्स के अंडर यूज नहीं कर रहे हैं, वो पीसफुल और सिविल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। बट इंडिया ने ये रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए यूएस ने न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स है, यूरेनियम हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, उनको यूएस ने इंडिया को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। पहले 4 साल पहले ही यूरेनियम सप्लाई कर रहा था जहां पर, ठीक है, यूएस। अब 1978 में उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे जब तक आप एनपीटी को साइन नहीं करते या अपना इंस्पेक्शन नहीं कराते, ठीक है। फिर आपका इस इंसिडेंट के बाद थोड़े रिलेशंस इंप्रूव होने स्टार्ट हुए 1980s में, और आपका यूएस ने आर्म्स भी सप्लाई किए, डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लाई की इंडिया को, ठीक है, जैसे F-5 फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उसके लिए आपके इंजन भी सप्लाई किए, ठीक है। और आपका जो डिफेंस के अदर गोगल्स जैसे इंफ्रारेड गोगल्स हो गए, ये सप्लाई किया, ठीक है। फ्रिगेट्स के लिए इंजन सप्लाई किए, जो बोट्स होती है, ठीक है। फिर 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ गई, ठीक है। इंडिया ने अपनी मार्केट्स को ओपन कर दिया फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज के लिए। इस वजह से इंडिया और यूएस का रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये डेवलपमेंट थी 1980s की और 1990s की
वो भी स्टार्टिंग के 1990s की। जैसे ही इंडिया और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे, बट जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो इशू था वो अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ था। इंडिया अभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा था। ठीक है, फिर 1998 में इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, और इस वजह से यूएस को इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने पड़े। यूएस ने कहा भाई कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए था, आप एनपीटी के मेंबर भी नहीं हो। ठीक है, इस वजह से रिलेशंस में डाउनफॉल हुई दोनों देशों के। बट फिर 9/11 अटैक हुआ यूएस में, ट्विन टावर्स के ऊपर। इस वजह से आपको यूएस को अपना स्टैंड रिवर्स करना पड़ा, और 22 सितंबर 2001 को यूएस ने जो सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो इंडिया पे लगा रखे थे वो सब हटा दिए। क्या बोल के कि भाई ये जो रिवॉर्ड है सैंक्शन हटाने का वो इंडिया को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंडिया ने जो टेररिज्म में की तरफ लड़ाई में यूएस की हेल्प की है। कैसे? उन्होंने अपना एयर स्पेस प्रोवाइड किया। ठीक है, और आपका इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूएस की हेल्प की, इसलिए इंडिया को ये हम रिवॉर्ड दे रहे हैं। बट जो असली रीजन था वो ये था कि जो यूएस की कंपनीज थी जो हाईटेक कंपोनेंट्स में काम करती है, जो हाईटेक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा था। क्यों? क्योंकि इंडिया एक एक्सपोर्ट मार्केट थी उन कंपनीज के लिए। ठीक है, और उनका कहना यह था कि जब से सैंक्शंस लगे हैं उन कंपनीज का 500 मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है क्योंकि वो कंपोनेंट सप्लाई नहीं कर पाए इंडिया को। ठीक है, तो असली रीजन इकोनॉमिक था, वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट ही था। फिर से नेशनल इंटरेस्ट की जीत हुई, ना कि जो यूएस बोल रहा था कि भाई रिवॉर्ड दे रहे हैं, इंडिया ने हेल्प की। उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था वो सैंक्शन हटाने में। अब आ जाते हैं 21st सेंचुरी में। बुश जो गवर्नमेंट है उसके अंडर इंडिया के साथ जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे डेवलप होने स्टार्ट हुए। साथ ही इंडिया को एज अ ग्रेट पावर रिकॉग्नाइज कर रहा था यूएस। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि मेन फैक्टर था चाइना का ग्रोथ। चाइना काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था जब तक, और जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आ, भाई जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ तब रशिया और चाइना ने अपने रिलेशंस ठीक कर लिए थे। जैसे हमने डिस्कस किया अभी पहले कि सिनो सोवियत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद जो चाइना थे वो यूएस के अच्छे दोस्त बन गए थे। बट सोवियत ब्रेकडाउन के बाद चाइना और रशिया फिर से दोस्त बन गए। तो यूएस घबरा गया कि भाई ये दोनों मिलके यूएस की जो हेजेमोनी है उसको टैकल कर सकते हैं। और पाकिस्तान, जैसे हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान तो कभी चाइना के खिलाफ जाएगा नहीं। तो मेन जो ऑप्शन था यूएस के पास होता इंडिया। तो इंडिया को खुश करना स्टार्ट किया यूएस ने, बहलाना स्टार्ट किया कि भाई आप ग्रेट पावर हो। ठीक है, हमारे रिलेशन ग्लोबल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए यूएस ने 2005 में ये फ्रेमवर्क था, ये साइन किया यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप का, जिसके अंडर वो यूएस जो गवर्नमेंट है वो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होगी। ठीक है, और जो टेररिज्म है उसको फाइट करेंगे मिलके, काउंटर टेररिज्म एक साथ मूव करेंगे काउंटर टेररिज्म में।
और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उस पे भी एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि चाइना को टारगेट रखते हुए यूएस इंडिया को क्या-क्या गिफ्ट देने के लिए रेडी हो गया था। फिर 2006 में आपका ये हेनरी जे हाइड एक्ट साइन हुआ। हेनरी जे हाइड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन एक्ट, ये यूएस ने साइन किया, यूएस के प्रेसिडेंट ने, जिसके अंडर जो मेन इशू था इंडिया यूएस के रिलेशंस में न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, उसकी तरफ इन्होंने इंडिया को एग्जेम्पशन दिया। इस एक्ट के अंडर यूएस ने कहा कि भाई जो एनपीटी है उससे इंडिया को एग्जेम्पशन दे रहे, साथ ही में इंडिया के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में यूएस हेल्प करेगा, ठीक है। पहले एनपीटी में आने के लिए ये प्रेशर डाल रहे थे, एनपीटी में और एनपीटी में अब खुद ही एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। मेन फैक्टर चाइना। फिर 2008 में आपका इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसको 123 एग्रीमेंट भी बोला जाता है, ये इंडिया यूएस ने साइन किया, बायलैटरल एग्रीमेंट। इससे इससे क्या होना था कि जो यूएस और इंडिया के जो सिविल पीसफुल सिविल जो सेक्टर है, मतलब सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का, उसमें यूएस और इंडिया की जो कंपनीज है वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे वेस्टिंग हाउस, इसका नाम आपने सुना होगा, बैंकरप्ट हो गई थी, ठीक है। बट ये एक्ट अग्रीमेंट साइन होने से भी कुछ इतना बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि जो लायबिलिटी क्लोज था इंडिया का कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? उसकी लायबिलिटी वो यूएस की कंपनीज को लेनी पड़ेगी। बट यूएस की कंपनीज ने सीधा मना कर दिया कि भाई हम लायबिलिटीज नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए लायबिलिटी क्लोज को बाईपास कर नहीं पाए, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई नहीं। वहीं दूसरी साइड जो रशिया है, रशिया ने लैब उनकी जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है, जो कंपनीज काम कर रही है, उन्होंने लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। वो बोला कि हम लायबिलिटी लेंगे, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसलिए रशिया ने इंडिया की काफी हेल्प की है आपका न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। वहीं दूसरी साइड यूएस, जिन्होंने आपके सैंक्शंस लगा रखे थे, जिन्होंने सैंक्शंस लगा के एग्रीमेंट भी साइन किए, वो कुछ इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाई इंडिया के साथ। फिर आ जाते हैं हम 2010 में प्रेसिडेंट बाराक ओबामा का इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेसल। आपके जो ओबामा जी है, ये सेकंड यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया, ठीक है। इससे पहले जो थे आपके 1959 में यूएस के प्रेसिडेंट थे आइजन, उन्होंने किया था एड्रेस। इन्होंने कहा कि भाई जो यूएस है वो इंडिया की जो डिमांड है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, उसको सपोर्ट करता है, यूएस ने ये कहा, ठीक है। सेकंड, उन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया और यूएस के जो जो पार्टनरशिप है वो 21st सेंचुरी की मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप है। आप देख रहे किस तरह से इंडिया को ये एक के बाद एक गिफ्ट देते जा रहे हैं, इंडिया की कैसे इंपॉर्टेंस वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज करवा रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था। फिर आपका 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हुई इंडिया रशिया की, 5.43 बिलियन डॉलर की। इस डील का यूएस ने ऑब्जेक्शन किया काटसा के अंडर, ठीक है। काटसा जो है आपका
यूएस लेजिस्लेचर लेके आया था एक्ट फॉर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन। ठीक है, इसमें रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ जो कंट्री डील करेगा इन डिफेंस सेक्टर मेनली, उस पे यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगा। तो काटसा की धमकियां देने देने लगा यूएस इंडिया को कि भाई हम काटसा लगा देंगे, हम काटसा लगा देंगे, बट इंडिया ने बैक डाउन नहीं किया। फिर आखिर में आके अभी हाल ही में जुलाई 2022 में काटसा को इंडिया के ऊपर लगाने से मना कर दिया और इंडिया को एग्जाम्पशन दे दिया गया है काटसा की तरफ से। ठीक है, मेन रीजन वही चाइना, सेकेंडरी रीजन था कि जो यूएस है उसका खुद एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। थर्ड, यूएस चाहता था कि भाई हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करे इंडिया। ठीक है, क्योंकि भाई यूएस की जो डिफेंस सेक्टर है वो भी तो काफी ज्यादा सप्लाई करती है वर्ल्ड में। और भाई 5.43 बिलियन कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, इतना बड़ा लॉस हो गया यूएस के डिफेंस सेक्टर को। ठीक है, फिर 2022 में जो आपका यूएस इंडिया का मिनिस्ट्रियल 2+2 का जो डायलॉग होता है, जिसमें आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर उनके काउंटर यूएस काउंटर पार्ट्स, ठीक है, इन चारों के बीच में होती है ये डायलॉग। तो इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान अपने जो टेरिटोरी है उसको, जो आपके टेररिस्ट एलिमेंट्स है उनसे उनके तरफ यूज करने से अवॉइड करे, कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स है वो पाकिस्तान की टेरिटरी यूज ना कर पाए। ठीक है, और इस पे ऐसा एक्शन ले कि भाई वो इरिवर्सिबल हो, कि ये नहीं कि आज इन्होंने एक्शन ले लिया और भाई 5 महीने बाद फिर से वो लोग आके बैठ गए गोली बंदूक लेके, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। ठीक है, तो वह बिल्कुल परमानेंट एक्शन लेने को कहा गया दोनों कंट्रीज की तरफ से। फिर अभी सितंबर 2022 में भी रिसेंटली यूएस ने अनाउंस किया कि भाई हम जो F-16 जो प्लेन है, जेट्स है, पाकिस्तान को जो सप्लाई कर रखे हैं उनको रिफर्बिश करने के लिए $450 मिलियन की आपकी हेल्प दे रहे हैं। ठीक है, यूएस पहले कहता है कुछ महीने पहले कि भाई टेररिस्ट एलिमेंट्स को हेल्प ना कराए पाकिस्तान, फिर वही 4 महीने बाद आपका 5 महीने बाद हेल्प कर देता है इकोनॉमिक्स डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, पाकिस्तान की। तो यूएस का जो स्टैंड रहा है ना इंडिया और पाकिस्तान की तरफ, वो थोड़ा मिक्स्ड ही रहा है। कभी यूएस का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है अगर इंडिया की तरफ से होता है तो इंडिया की तरफ मूव कर जाता है, जब पाकिस्तान की तरफ से हेल्प चाहिए होती है तो पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, 2016 में भी ये कोशिश की थी यूएस ने कि भाई ये जो F-16 के जो रिफर्बिशमेंट के लिए सैंक्शन दे, हेल्प दे, बट उस टाइम जो ऑब्जेक्ट कर दिया गया था यूएस के लेजिस्लेचर में। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट देना चाहते थे, ओबामा जी हेल्प करना चाहते थे पाकिस्तान की। उस टाइम इंडिया ने इस मूव की निंदा भी की थी, यूएस के एम्बेसडर को बुलाया था बातचीत के लिए। ठीक है, और जो अभी स्ट्रेटेजी जो आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था एयरफोर्स का, तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल इंडिया की तरफ छोड़ी गई थी, तो जो मिसाइल के जो टुकड़े मिले जो इंडिया ने असेंबल किए वो F-16 जेट के पाए गए। तो इंडिया ने जब भी क्वेश्चन रेज किया था कि भाई आप बोलते हो कि पाकिस्तान को हम F-16 में हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि वो काउंटर टेररिज्म में और हेल्प कर पाएगी यूएस की, बट वहीं दूसरी साइड वो तो इंडिया की तरफ F-16 प्लेन्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रॉब्लम अभी भी चली रही है और आगे भी ऐसे ही यूएस का जो स्टैंड है वो डामाडोल ही रहेगा, क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एरिया ऑफ कोऑपरेशन।
तो यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, ठीक है। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का, ठीक है। जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों के बीच में वो 2021-22 के इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर में और अप्रोक्स 120 बिलियन पहुंच गई थी। वहीं एक साल पहले वो 80 बिलियन थी अप्रोक्स। तो अब देख रहे हैं 40 बिलियन के अराउंड इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट देख लेते यूएस को, इंडिया का 76 बिलियन डॉलर था, वहीं एक साल पहले उससे 51 बिलियन डॉलर था। इंडिया में इंपोर्ट 43.3 बिलियन और 2020-21 में 29 बिलियन। तो इससे हमें ये दिखता है कि भाई जैसे चाइना के साथ तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, बट यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। कितने का? अप्रोक्स 33 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस रहा है इंडिया का यूएस के साथ 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यूएस एज अ ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया के जो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट गुड्स रहे हैं वो है सेमी प्रेसियस स्टोन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन, फैब्रिक, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, और जो उनके प्राइमरी इंपोर्ट है वो रहे हैं आपके जैसे फ्यूल रहा, ठीक है, यूएस का ऑयल एंड गैस। साथ ही में जो इंडिया है वो एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर इमर्ज हो रहा है यूएस के लिए। और जो जो ग्लोबल फर्म्स है, यूएस की जो फर्म्स है वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मूव करके इंडिया की तरफ मूव कर रही है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल अब अपने 1 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया से एक्सपोर्ट करता है यूएस हर महीने। पहले वो, अभी चाइना के मुकाबले ये बहुत कम है, बट फिर भी जो है कंपनीज इंडिया की तरफ धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। दूसरा रीजन ये रहा है कि चाइना की तरफ जो सेंटिमेंट है, जो यूएस इंडस्ट्रीज में, यूएस बिजनेसमैन में, यूएस कंपनीज में वो नेगेटिव रहा है। उसका भी यूज इंडियन कंपनीज कर रही है ऑर्डर अपने लेने में, ठीक है। तो ये आगे मूव इस तरह से और इंक्रीज होता ही रहेगा, क्योंकि अभी चाइना ताइवान स्टैंड हो गया है, ठीक है। उसमें भी सेंटिमेंट जो है और ज्यादा नेगेटिव हो गया है चाइना की तरफ यूएस में। फिर इंडिया ने अभी जो बिडेन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें अपना सहमति दी है कि भाई हम भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक टाइज है वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफेंस सेक्टर। जो यूएस इंडिया के जो डिफेंस रिलेशनशिप है उनका कॉमन बिलीफ्स है कुछ, जैसे फ्रीडम, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, टू एडवांस शेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या क्या है? मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, डिफीटिंग टेररिज्म एंड वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, preventing the spread of weapons of mass destruction, protecting the free flow of commerce via land, air and sea lanes। हम इंडो पैसिफिक में भी देख रहे हैं कि जो इनका यूएस और इंडिया की जो बार बार लीडर्स बोलते रहते हैं कि भाई दे वांट सेफ एंड सिक्योर, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यही इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज के जो इनको एक साथ लाते हैं। इसी के चलते जैसे हमने डिस्कस किया 2005 में दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशन डिफेंस सेक्टर इंप्रूव करने के लिए लाए थे न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन, जिसके अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, R&D, ठीक है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें यूएस हेल्प करेगा, ठीक है। और आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म। फिर 2014 में यूएस जो है टॉप आपका आर्म सप्लायर बन गया था इंडिया का, और यूएस ने 2016 में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर भी घोषित किया।
जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन है, उसमें इंडिया का जो लेवल है वो टियर 1 कर दिया था यूएस ने, जिसके अंडर जो आर्म ड्रोन्स है वो इंडिया यूएस से ले खरीद सकता है, अब पहले नहीं ले सकता था। टियर 1 कंट्रीज जो है यूएस के पार्टनर्स की, वही कंट्रीज आपके ये आर्म ड्रोन्स टाइप टेक्नोलॉजीज यूएस से ले सकती थी। फिर जो यूएस के साथ इंडियन फोर्सेस आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, और ये सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। रशिया के साथ भी इतनी ज्यादा नहीं करती जितनी यूएस के साथ करता है इंडिया, जैसे आपकी युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ठीक है। फिर इंडिया और यूएस ने आपके 4 इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, जो कि यूएस आपके उन डिफेंस पार्टनर के साथ करता है जिनसे वो अपने डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा क्लोजनेस चाहता है, ठीक है। पहले आपका आ जाता है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, ठीक है, 2002 में साइन किया था दोनों कंट्रीज ने। दोनों कंट्रीज इसके अंडर अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करती है, ठीक है, और एक दूसरे की जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ, ठीक है। ये 2016 में साइन किया था। इससे क्या है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बेसिस से आपका रीसप्लाई ले सकती है फूड के, फ्यूल की, और जो आपके पार्ट्स है आपके जो शिप के, ठीक है, उन सब का एक दूसरे कंट्री से ले सकती है। पर ये जो जो ये अग्रीमेंट हुआ है, इसमें कंप्लीट अग्रीमेंट नहीं है, इसमें हर बार इंडिविजुअल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। जब जैसे अब इंडिया रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमें फ्यूल चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो यूएस अभी अग्रीमेंट दे देगा, बट ये नहीं कि इंडिया नेक्स्ट मंथ फिर से जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उनको परमिशन मिली हुई है, उनको फिर से क्लियरेंस लेनी होगी, ठीक है। थर्ड आपका कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है, जो 2018 में साइन किया। ये आपका सिस्मोआ जो है, जो यूएस दूसरी कंट्रीज के साथ साइन करता है, उसका ही एक वर्जन है, वो भी इंडिया स्पेसिफिक। इंडिया स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि इंडिया के जो आर्म सेक्टर, डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है वो अराउंड 85% रशियन ओरिजिन है, ठीक है। तो इंडिया के जो प्लेन्स है, मिग हो गया, ठीक है, तो उनमें रशियन टेक्नोलॉजी है। तो पहले क्या होता था इस अग्रीमेंट के साइन करने से पहले, कि जो जो यूएस और इंडिया जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज करती थी, या यूएस जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती थी, तो जो एक्सरसाइज करते हुए जो इंफॉर्मेशन जो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं वो हो नहीं पाती थी, क्योंकि भाई उनकी जो कंट्रीज है, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो यूएस ओरिजिन इक्विपमेंट यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कमी खल रही थी दोनों कंट्रीज को। तो ये अग्रीमेंट साइन करने के बाद अब इंडिया भी इन सभी कंट्रीज के साथ अपना जो है कम्युनिकेशन कर पाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएगा ऑन सिक्योर लाइन, ठीक है। फोर्थ जो है वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 2020 में साइन किया, ठीक है। इसके अंडर क्या है, जो अनक्लासिफाइड एंड कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड जो जियोस्पाशियल प्रोजेक्ट्स है, जैसे आपके मैप में लोकेशन होगी किसी जो मिलिट्री कैंप्स है या टेररिस्ट कैंप्स है, उनकी फोटोग्राफ्स हो गई, इन सब का जो है एक्सचेंज एक दूसरे जो कंट्रीज है वो कर सकती है। अब पहले नहीं कर सकती थी, अब इसके बाद इस एग्रीमेंट के बाद कर सकती है, ठीक है। आ जाते हैं एनर्जी सेक्टर पर। यूएस इंडिया लॉन्च बायलैटरल स्ट्रेटजी फॉर एनर्जी पार्टनरशिप 2018 में। इसके अंडर क्या कहते हैं, अपना पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, जो ग्रिड है इंडिया की एनर्जी सप्लाई करने की, जैसे उसमें और इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा यूएस। ऑयल और गैस में जो रिजर्व्स है, और जो यूएस की रिजर्व्स है, उसमें इंडिया ऑयल अपना स्टोर कर सकता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा यूएस, ठीक है।
एक दूसरे के साथ R&D करेंगे मिलके, और सस्टेनेबल ग्रोथ में यूएस हेल्प करेगा, ठीक है, एनर्जी सेक्टर में इंडिया की। इंडिया 2017 में अपना यूएस से क्रूड इंपोर्ट करने लग गया था, ठीक है। पहले क्या था, आप सोचेंगे कि 2017 में क्यों, यूएस इससे पहले भी तो ऑयल प्रोड्यूस करता था। दरअसल हुआ क्या था, 1973 में आपका 4th अरब इजराइल वॉर स्टार्ट हो गया था। इजराइल को आर्म सप्लाई किए यूएस ने, ठीक है। तो जो ओपेक है, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, तो मोस्टली अरब कंट्रीज है उसके मेंबर्स। तो इन्होंने एम्बार्गो लगा दिया था 1973 में ऑयल सप्लाई करने में यूएस को, ठीक है, कि इन्होंने कहा भाई हम यूएस को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, ये इन्होंने हमारे एनिमी की हेल्प की है। इसकी वजह से क्या हुआ था, यूएस में जो है ऑयल के प्राइसेस ड्रास्टिकली 4 फोल्ड इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, उनकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लग गया था, जिस वजह से 1975 में यूएस ने क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया था, एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट के अंडर। फिर 2015 में ही आपका जो यूएस प्रेसिडेंट ओबामा जी, इन्होंने हटाया था ये बैन। फिर 2017 में इंडिया ने एक्सपोर्ट यूएस से भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आप समझ पाए कहानी क्या है इस ऑयल बैन की। साथ में ही जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इंडिया ने मार्च 2018 में आपका यूएस से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, और 20 ईयर डील भी की गेल इंडिया ने और शेनरी एनर्जी जो यूएस की कंपनी है, इनके बीच में एलएनजी सप्लाई करने के ऊपर। फिर आपका जो इंडियन कंपनीज है जैसे रिलायंस, एसर, गेल, इन्होंने यूएस के जो नेचुरल गैस की मार्केट है उसमें भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये सब एनर्जी सेक्टर में। अब आ जाते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप में। जो दोनों कंट्रीज है क्वाड ग्रुपिंग में मेंबर्स है, आपका ईस्ट एशिया समिट में पार्ट लेते हैं, G20 में पार्ट लेते हैं एक साथ। क्वाड ग्रुपिंग जो फॉर्मली ये बोलते हैं कि भाई ये तो इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, और बट जो इनफॉर्मली जो है वो चाइना को टारगेट करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसके मेंबर आपके जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। इसकी इम्पोर्टेंस अब हाल फिलहाल में काफी ज्यादा और इंक्रीज हो गई है, क्योंकि आपका जो साउथ चाइना सी में चाइना और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ताइवान के ऊपर और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और साथ ही में जो 2020 के जो LAC पे स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया और चाइना का, उसके बाद से इंडिया ने भी क्वाड पे में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी स्टार्ट कर दी अपनी। जैसे हमने डिस्कस किया 2010 में ओबामा जी ने अनाउंस किया था कि यूएस सपोर्ट करता है यूएनएससी में इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप। अब ऑब्जेक्शन कहाँ से आ रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन भी सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है। बस जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, ठीक है। इन्होंने अपना जो स्टैंड है वो डामाडोल रखा है, उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया, ठीक है, और भाई आपका निगेट भी नहीं किया, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जब इंडिया को आ, जब ऑप्शन दिया गया था 1950s में परमानेंट मेंबर के लिए, वहीं इंडिया ने ये अपॉर्चुनिटी गिव अप कर दी थी चाइना के लिए। उन्होंने कहा भाई चाइना बिगर कंट्री, स्ट्रॉन्गर कंट्री है, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो अब जब इंडिया की बारी आई तो चाइना क्या कहते हैं, पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना को डर है कि अगर इंडिया यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन गया तो ग्लोबली और ज्यादा इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाएगा इंडिया का, और जो नेबरहुड है उसमें भी इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा, ठीक है। फिर जो G7 ग्रुपिंग है
उसमें यूएस ने इंडिया के मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया है, इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को, जो चाइना तो नहीं है G7 का पार्ट, तो चाइना को यूएस ने ऐसा ऑफर नहीं दिया, बट इंडिया को दिया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पे आ जाते हैं। दोनों कंट्रीज परेशान है चाइना के एग्रेसिवनेस से। ठीक है, और वो बैलेंस करना चाहते हैं चाइना के सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम को। ठीक है, मोर पर्टिकुलर इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, जो यूएस की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसमें इंडिया को एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर यूएस ने रिकॉग्नाइज किया है। साथ ही में जो क्वाड्रिलेटरल कॉपरेशन है क्वाड के अंडर, उसमें और इन्वॉल्वमेंट और बेटर कॉपरेशन के लिए मूव करने के लिए यूएस ने कहा है अपने ये यूएस के स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में। ठीक है, फिर हम देखते हैं यूएस कंसिडर करता है इंडिया को अ, अपना चाइना का अल्टरनेटिव। ठीक है, और पाइवट टू एशिया एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंडर वो कहता है भाई कि इंडिया ही परफेक्ट बैलेंसर है चाइना के एग्रेसिव राइज का। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मेन जो टारगेट है वो है चाइना यूएस का। फिर आ जाते हैं काउंटर टेररिज्म पे। यूएस और इंडिया ने काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव साइन किया था 2010 में, और काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोलैबोरेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंक्रीज की थी। यूएनएससी में जो रेजोल्यूशन है 1267, उसके अंदर मसूद अजहर को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट भी डेजिग्नेट कर दिया गया है। इसमें यूएस ने हेल्प की इंडिया की। साथ ही में पाकिस्तान को एफएटीपी की ग्रे लिस्ट में भी लेके आने में हेल्प की। अभी तक ग्रे लिस्ट में ही है, अभी नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कि चाइना ग्रे लिस्ट से निकल पाता है या उसको और उस पर और कड़े सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं ब्लैक लिस्ट करके। फिर डायस्पोरा, जो इंडिया का डायस्पोरा है उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन यूएस इज 4.5 मिलियन, अराउंड 45 लाख। ठीक है, इंडियन अमेरिकन जो है वो सिग्निफिकेंट वोट बैंक है। इंडियंस कहीं पे भी हो वो बढ़ चढ़ के ही वोटिंग में पार्ट लेते हैं। इंडिया में ही देख लो कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं इंडियंस। तो दूसरी कंट्रीज में भी इसी तरह से जो है इंडियंस अप्रोच करते हैं इलेक्शंस को, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग है वो इसी तरह से है कि इलेक्शन में घुस घुस के पार्ट लो। फिर जो इंडियन अमेरिकन है वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है, वेल्दी है। जो यहाँ से इंडिया से गए हैं इंडियन अमेरिकन, वो इंडिया के क्रीम है। ठीक है, वो इंडिया की क्रीम गई हुई है वहां पर। ठीक है, तो भाई उनको तो एजुकेटेड ज्यादा और वेल्दी होना ही है। साथ में ही जो उनकी लॉबी है वो भी काफी पावरफुल हो गई है, तो वो इंडिया के जो कंसर्न है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं अब। इसी के चलते जो इमिग्रेशन लॉ है उसमें काफी हेल्प की थी इंडियन अमेरिकन ने। ठीक है, इमिग्रेशन पॉलिसी में, जिसकी वजह से इंडियंस को काफी बेनिफिट मिला। नेक्स्ट उन्होंने आपका जो सैंक्शंस लगे थे 1998 में उनको भी हटाने के लिए काफी ज्यादा प्रेशर बनाया था यूएस गवर्नमेंट के ऊपर। फिर जो इंडियंस की जो परसेप्शन था स्नेक चार्मर्स का, उन्होंने उसको हटा दिया है, और इंडिया अब राइजिंग सॉफ्ट पावर कंसिडर किया जाता है यूएस में। ठीक है, पहले बोलते थे सपेरे हैं भाई ये लोग, तो इनको क्या पता कुछ। इंडियन अमेरिकन जो है यूएस गवर्नमेंट को काफी प्रेशर में ला सकती है इंडिया की तरफ फेवरेबल होने के लिए, सेंसिटिव होने के लिए।
थ्रू मेथड्स लाइक कैंपेनिंग, ठीक है, और साथ ही में एफडीआई अमेरिका से इंक्रीज करवा सकती है इंडिया में, प्रेशर, इसी प्रेशर कैंपेनिंग के थ्रू। फिर जो ये हमारे इंडियन डायस्पोरा है, इन्होंने यूएस में अपना कल्चर भी स्प्रेड किया है। आप देख रहे होंगे कि अब यूएस के जो प्रेसिडेंट्स है वो दिवाली का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, होली का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे नॉन गवर्नमेंटल पब्लिक डिप्लोमेट्स है और कल्चरल डिप्लोमेट्स इंडिया के, ये हमारे कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं वहाँ उस देश में। इस वजह से क्या है कि जो अमेरिकन है, जो अमेरिकन सिटीजन्स है, उनको उनकी इंडिया की तरफ लाइकिंग इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक सेक्टर आपका और पॉलिटिकल फील्ड में जो अमेरिकन सिटीजन्स है वो कभी भी जब इंडिया से रिलेटेड कुछ आता है तो उसका सपोर्ट करते हैं, और ये और इंक्रीज होता ही जा रहा है। अब चैलेंजेस देख लेते हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में। सबसे प्राइमरी है स्ट्रॉन्ग इंडो रशिया टाइज। ये अभी जो आपका यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसके बाद से यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने सभी कंट्रीज को बोला कि भाई जो रशियन ऑयल एंड गैस है उनका इंपोर्ट बंद कर दो, बट इंडिया ने ऐसे नहीं किया, और इंडिया ने उसके बदले अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज कर लिया। डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था, ठीक है, सस्ते में मिल रहा था, क्यों छोड़ेंगे भाई। जहां कुछ टाइम पहले रशिया का जो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होता था वो इंडियन इंपोर्ट में 1% था, वो अब बढ़ के रिसेंटली 20% हो गया है। 1% से बढ़ के 20%। और रशिया सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया आपका सेकंड, फर्स्ट पे आपका इराक आ गया, सेकंड पे रशिया, ठीक है, रशिया से सेकंड नंबर पे है इंपोर्ट करता जा, तो 20% है, और ये बढ़ता ही जा रहा है बहुत। फिर आपका जो इन्वेजन के बाद जो यूएन में रेजोल्यूशन हुआ था डिसअप्रूव करने के लिए, उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया, इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया। और पॉलिटिकली तो उन्होंने बोला, पॉलिटिकली इंडिया ने बोला कि भाई हम किसी भी तरह के नॉन वायलेंस और वॉर को सपोर्ट नहीं करते, और जो जो दोनों कंट्रीज के बीच में इश्यूज है वो डिप्लोमेटिकली रिजोल्व करने चाहिए। अभी जो एससीओ मीट हुई उसमें भी मोदी जी ने पुतिन जी को बोला कि जो ये सेंचुरी है, एरा है, ये वॉर के लिए नहीं है, और रशिया और यूक्रेन को अपने जो वॉर है उसको रोक देना चाहिए, ठीक है। पीएम मोदी की स्टेटमेंट को वेस्टर्न कंट्रीज ने सराहा भी है। अभी न्यूज, सभी न्यूज जो चैनल्स है और न्यूज़पेपर्स है उन सब ने इसकी सराहना की है। फिर जो इंडो रशियन डिफेंस रिलेशनशिप है, जैसे मैंने बताया 85% जो इंडिया का जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो 85% रशियन ओरिजिन, ठीक है, और अराउंड 70% जो इंपोर्ट करता है वो रशिया से करता है अभी भी इंडिया, ओवरऑल देखा जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाता है यूएस के लिए इंडिया को रशिया की तरफ खड़ा करने के लिए, इसलिए इंडिया रशिया की तरफ बिल्कुल क्लियर स्टैंड नहीं लेता कभी भी। फिर आपका जो S-400 मिसाइल डील हुई थी रशिया के साथ, उसके ऊपर इंडिया को डराया धमकाया जा रहा था कि भाई काटसा लगा देंगे, काटसा लगा देंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन आपकी इकोनॉमी को, आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करवा देंगे काफी ज्यादा। इंडिया झुका नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि काटसा को जुलाई 2022 में वेव कर दिया गया इंडिया के ऊपर से, क्योंकि यूएस खुद रिकॉग्नाइज करता था कि अगर काटसा इंडिया के ऊपर लगा देते तो जो इतने सालों से यूएस ने इंडिया को एज एन इम्पोर्टेंट एलाई बनाने की जो कोशिश की है
टू काउंटर चाइना, उसमें काफी ज्यादा बैकवर्ड चला जाता है यूएस, ठीक है, रिलेशंस काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर चाइना को काउंटर करने के लिए कोई देश होता नहीं यूएस के पास, और चाइना की हेजेमोनी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यूएस जैसे इंडिया ही नहीं, दूसरी कंट्रीज को भी धमकियां देता रहा है। जैसे आपका टर्की था, टर्की ने भी S-400 मिसाइल सिस्टम मंगाया था रशिया से, तो उन सबको भी बोला था कि भाई सैंक्शंस लगा देंगे, और कोई भी बाईपास करने की कोशिश करेगा सैंक्शन लगा देंगे। अभी जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में भी बोला था कि भाई बंद कर दो, कम कर दो, ठीक है, सैंक्शन लगा देंगे, बट इंडिया ने नहीं माना। और इंडिया और रशिया अब डी डॉलराइज सिस्टम की तरफ, फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंडर रूपी रूबल ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है, यूएस के डॉलर को बाईपास करके, ताकि जो यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन बैंक्स को जो स्विफ्ट सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, उससे रिमूव कर रखा, उसका इम्पैक्ट दोनों के इकोनॉमी पे ना पड़े, ठीक है। इंडिया पॉसिबिलिटीज ऑफ कोऑपरेशन विद चाइना, जो चाइना है वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप यूएस एंगल से देखता है। वो देख रहा है कि भाई इंडिया और यूएस काफी क्लोज आते जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए चाइना एग्रेसिव मूव भी रखता है, एग्रेसिव स्टैंड ही रखता है इंडिया की तरफ भी। क्वाड में जैसे इंडिया काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है यूएस के साथ मिलके, ठीक है। बट अब जो इंडिया ने अपना रिसेंटली स्टैंड रखा यूक्रेन की तरफ, उन्होंने निंदा तो नहीं की रशिया की खुलेआम कि भाई गलत कर दिया, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने ये कहा कि भाई वॉर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से क्लियरली तो ऑब्जेक्ट किया नहीं है रशिया का। तो चाइना को लगने लगा है कि भाई अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को क्वाड से और यूएस से दूर खींच सके, ठीक है। इसी वजह से जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया की विजिट की थी अभी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि भाई खींच सकते हैं क्या नहीं। और उन्होंने ऑफर दिया कि G2, एक ग्रुपिंग जो वर्चुअल ग्रुपिंग होगी, इसको फॉर्म करते हैं एशिया में। G2 मतलब ग्रुपिंग 2, इंडिया और चाइना इसमें होंगे मेंबर्स, और ये डिसाइड करेंगे सारे जो डेवलपमेंट्स है आपके रीजनल एरियाज में, अपने रीजनल एरियाज में जो है साउथ एशिया, क्योंकि इंडिया कभी भी जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहेगा चाइना का, चाइना को ये बात पता है, इसलिए इक्वल पार्टनरशिप ऑफर की चाइना ने। साथ में ही चाइना को पता है कि भाई इंडिया और अमेरिका की जो पॉलिसी है, जैसे कंट्री म्यांमार की तरफ, ईरान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, वो एक जैसी है, वो दोनों ही निंदा करते हैं इन सब कंट्रीज का और भी कंट्रीज का। बट जो चाइना है वो इन सब का फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो चाइना को ये लगता है कि भाई ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, इंडिया के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की, ठीक है। चाइना मीडियम हो सकता है इंडिया और इन कंट्रीज का, ठीक है, जिसकी वजह से उनके इकोनॉमिक रिलेशंस इन कंट्री के साथ इंप्रूव हो सके और डेवलप हो सके, क्योंकि यूएस तो होने नहीं देगा, ठीक है। तो चाइना के थ्रू अपॉर्चुनिटी है, और चाइना ये अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहता है, और क्वाड से इंडिया को दूर खींचना चाहता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का चॉकलेट देके, ठीक है। फिर यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यूएस कहता है भाई हमने अपने जो इंडिया और पाकिस्तान के जो अपने रिलेशन है वो डीहाइफनेट कर दिया है, वो एक दूसरे से इंडिया और पाकिस्तान को एक लेंस से नहीं देखते। इंडिया के साथ हमारी रिलेशन अलग चीज है, और पाकिस्तान के साथ हमारी रिलेशन अलग चीज है, यूएस का ये कहना है। बट जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ यूएस के, वो अभी भी एक लायबिलिटी है, ठीक है, इंडिया और यूएस रिलेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि F-16 जेट यूज हुए थे इंडिया और पाकिस्तान एयरफोर्स स्टैंड ऑफ में, ठीक है।
तो इसी तरह से और भी चीजें हैं। अब पाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए, वो देखते हैं। 1980s में जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, तो उनको एक्सपल करने के लिए, उनको वहां से भगाने के लिए पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाई थी यूएस के लिए। ठीक है, यूएस जो पाकिस्तान था वो एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस बना यूएस के लिए, और इन दोनों ने मिलके वहाँ जो तालिबान थे और उनको आर्म्स सप्लाई किए, जिसकी वजह से सोवियत एक्सपल्शन हो पाया। ठीक है, उसके बाद से फिर उन लोगों ने मिलके टेररिज्म भी फाइट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, फिर अब जब यूएस अफगानिस्तान के इशू से दूर होना चाहता है, ठीक है, और जो जो ब्लंडर यूएस ने क्रिएट कर दिया अफगानिस्तान में, वो आपका जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें स्प्रेड ना हो जाए, उसके लिए भी पाकिस्तान ही एकमात्र सॉल्यूशन है यूएस के लिए। इसलिए जो पाकिस्तान है यूएस के लिए इम्पोर्टेंट आगे भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो ब्लंडर क्रिएट हो रखा है वो ये तो है नहीं कि 2-3 साल में रिजोल्व हो जाए। साथ में ही चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों की रिलेशनशिप के लिए। जब भी कोई प्रेसिडेंट है जो यूएस के, जैसे अभी मिस्टर ट्रम्प थे, उन्होंने हार्ड स्टैंड रखा था, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान को तो भाई कहीं ना कहीं से तो हेल्प चाहिए, यूएस दो या चाइना दो। अब यूएस नहीं देगा तो वो चाइना की तरफ मूव हो गए। ठीक है, तो इससे उनकी जो रिलेशन थे चाइना के साथ और ज्यादा इंक्रीज हो गए, और ज्यादा क्लोज आ गए वो लोग। फिर इस वजह से यूएस घबरा जाता है, ठीक है, इन दोनों के क्लोज आने से। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो मेन एक्सेस पॉइंट है यूएस के लिए, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया में। ठीक है, अगर वो लूज कर देता है पाकिस्तान को, ठीक है, चाइना के हाथों, तो कहीं ना कहीं चाइना की जो डोमिनेंस और हेजेमोनी है इन एरिया में यूएस की हेजेमोनी को रिप्लेस कर देगी, और यूएस नहीं चाहता ये। क्योंकि एक सुपर पावर के लिए क्या होता है, सुपर पावर वो कब बनता है, उसमें एक फैक्टर होता है वो कितनी ज्यादा कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब अगर यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा इन कंट्रीज के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं एज अ सुपर पावर उसका जो इमेज है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ सेक्टर है कि जो ईरान है, ईरान के साथ यूएस के रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब है अभी भी। और पाकिस्तान जो है नेबर है ईरान का। अगर कभी फ्यूचर में यूएस इन्वेड करने की सोचता है ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान ही एकमात्र कंट्री है जहां से वो इजीली ईरान के ऊपर अपने फोर्सेस को लैंड करा के, अपने इक्विपमेंट्स को लैंड करा के ईरान के ऊपर अटैक कर सके, इन्वेड कर सके। ठीक है, मैप देख लेते हैं जरा पाकिस्तान का उनकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ये आपको ईरान दिख गया होगा, ठीक है, ईरान के साथ यहाँ पर अफगानिस्तान यहाँ पर। ठीक है, तो पाकिस्तान एक्सेस पॉइंट हो गया सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है यूएस की पॉलिसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए इन एरियाज की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगले चैलेंजेस, ट्रेड डिस्प्यूट्स। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है, इससे रिमूव कर दिया है इंडिया को। इससे बहुत बेनिफिट होता है इंडिया को। आपके जो ट्रेड बैरियर्स थे वो इंडिया पे लागू नहीं होते थे। फिर जो टैरिफ है वो स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज कर दिया है, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। इसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रहा है, ये जो सेक्टर है इफेक्ट हुए। साथ में ही इंडिया को एज अ टैरिफ किंग बोलता है यूएस, तो वो ट्रेमेंडसली हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है। ठीक है, फिर डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट लाइक केपिंग प्राइसेस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस बाय इंडिया,
और इंडिया अपनी जो मार्केट है उसको क्लोज रखता है अमेरिकन एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। आईपीआर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो यूएस की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है आईपीआर की, उस पे ये आइडेंटिफाई करता है कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज प्रोड्यूस करता है। इंडिया आईपीआर जो है उसका उल्लंघन करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। फिर इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर भी बोलता है, और एक लिस्ट है उसमें भी इंडिया को डाला हुआ है यूएस ने। नेक्स्ट आपका इंटरनल इश्यूज इन इंडिया। यूएस जो कांग्रेस है और जो सिविल सोसाइटी, उन्होंने आपके जो कश्मीर जो इशू है 370 में अमेंडमेंट किया था इंडिया ने, उसकी बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं। ठीक है। और जो न्यू सिटीजनशिप लॉ है एनआरसी है, उसको भी वापस लेने के लिए बोलते रहते हैं। 2020 जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा है कि इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस है ऑन एक्सप्रेशन एंड प्रेस, क्राइम्स होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स, मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है, सिख्स के ऊपर, इस तरह से कहना है इस रिपोर्ट का। फिर आपका इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बोलते हैं यूएस। जो यूएस कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का, उन्होंने सैंक्शंस रिकमेंड किए हैं इंडिया के ऊपर कि भाई सैंक्शन लगाओ, क्योंकि ये वायलेट करता है रिलीजियस फ्रीडम। जैसे मुस्लिम्स की रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, इस तरह से यूएस का कहना है। ठीक है, तो ये सब थे आपके जो चैलेंजेस। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज। जॉब क्रिएशन थ्रू ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। बिडेन गवर्नमेंट क्या है, वो एम्बिशियस टारगेट सेट कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के ट्रेड एंड बिजनेस के लिए। वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और जैसे चाइना फैक्टर मैंने बताया था, चाइना का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव जा रखा है, तो अपनी सप्लाई चेन भी डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, उसके तरफ मूव भी कर रहे हैं। तो इसके लिए ह्यूज पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में। साथ में ही आपका जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है यूएस के लिए। जैसे इंडिया और रशिया ने साथ मिलके ब्रह्मोस को को प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब अमेठी में उन्होंने आपका असॉल्ट राइफल्स का प्लांट सेटअप किया है। इस तरह से यूएस को भी इंडिया के साथ मिलके इंडिया के डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करना चाहिए। इससे उनका भी फायदा है और इंडिया का तो फायदा है ही है। फिर आपका हेल्थ केयर में, ठीक है, दोनों कंट्रीज वैक्सीन की खोज में एक दूसरे की साथ आके हेल्प कर सकती है, जैसे कोविड वैक्सीन। ठीक है, साथ ही में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, न्यू डिवाइसेस, न्यू मेडिसिन, आर एंड डी कैपेबिलिटीज, इसमें इंडिया को हेल्प मिल सकती है बहुत ज्यादा यूएस के आने से। फिर आपका जो फार्मा सेक्टर है इंडिया का, वो अमेरिका कंज्यूमर्स के मेडिकल जो दवाई या मेडिसिन का जो खर्चा है उसमें कटौती ला सकता है बाय यूजिंग द जेनरिक मेडिसिन। नेक्स्ट देखते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में। यूएस कंपनीज आपका ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन अमेनिटीज, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इन सब में इंडिया की हेल्प कर सकती है। इससे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इंडिया में, वो मैनीफोल्ड बूस्ट पा सकता है। 5G टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट, जो ह्यूआई कंपनी है चाइना की, उसको यूएस ने बैन कर दिया, इंडिया ने बैन कर दिया। तो यूएस और इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि खुद की एक मार्केट बनाई जाए 5G टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों कंट्रीज में और ज्यादा हो सके। और आपका
नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीलेटरलिज्म फॉर कोऑपरेशन वाइडर एरियाज। अब जो क्वाड और क्वाड प्लस है वो आपका डिफेंस और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन तो देख ही रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सेक्टर, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और डेवलपमेंट पर्टेन टू रीजनल ऑर्डर, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। ना ही सिर्फ लगे हुए ये कि चाइना और रशिया को ऑब्जेक्ट करने में, इकोनॉमी के ऊपर भी ध्यान दे लो भाई। फिर हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन 2008 में जो 1 to 3 एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि कुछ इतना यूएस का ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पाया इंडिया में, क्योंकि लायबिलिटी क्लोज लगा हुआ था और वेस्टिंग हाउस का बैंक्रप्सी हो गया था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब यूएस इन्वॉल्व इंडिया में होए इस सेक्टर में, ठीक है, जिससे दोनों को बेनिफिट है। आ जाते हैं हम लास्ट में अपने वे फॉरवर्ड, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं दोनों कंट्रीज। इंडिया के लिए जो इंडिया की पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की, उससे मल्टी अलाइनमेंट में इंडिया आ गया है। पहले वो किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ अलाइनमेंट नहीं होना चाह रहा था वो, बट इंडिया ने रियलाइज किया कि 1971 में कि उनको किसी ना किसी कंट्री के साथ, सुपर पावर के साथ जाना ही पड़ेगा। तो रशिया यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप डील ट्रीटी की। अब जो मॉडर्न टाइम्स में इंडिया रियलाइज करता है कि भाई उनको यूएस के साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन रखने हैं, ठीक है, जो रशिया ओल्डेस्ट फ्रेंड, उसके साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन करने हैं, और चाइना के एग्रेसिवनेस को भी टैकल करना है, ठीक है। तो इंडिया को एज अ स्विंग स्टेट अपना जो अप्रोच है उसको मेंटेन रखना चाहिए। अगर वो किसी एक कंट्री की तरफ लीन करेगा ज्यादा, तो दूसरी कंट्रीज से अपना रिलेशन खराब कर लेगा। नेक्स्ट, इंडिया और यूएस को चाइना के जो एग्रेसिवनेस है, असर्टिवनेस है इंडो पैसिफिक रीजन और भाई इंडियन एंड चाइना बाउंड्री पे, लैंड बाउंड्री पे, उसकी तरफ यूनाइटेड स्टैंड रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मिलके इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो चाइना अपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से और सलामी स्लाइसिंग से जो मिडिल इनकम कंट्रीज पे कब्जा करता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, ठीक है। इस तरह से इन कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज को बचा भी सकते हैं यूएस और इंडिया एक ऑल्टरनेटिव देके। इंडिया और जापान तो ऑल्टरनेटिव दे ही रहे हैं, साथ ही साथ यूएस को भी इन दोनों कंट्रीज के साथ मिलके चाइना के इस डेप ट्रैप डिप्लोमेसी को टैकल करना चाहिए। थर्ड, एंगेजमेंट इन अदर एरियाज। हमने देखा कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है मेनली आपके डिफेंस और आपके मिलिट्री सेक्टर में ज्यादा रहते हैं, बट इन दोनों को और भी अदर सेक्टर जैसे इकोनॉमिक हो गया, स्पेस हो गया, इन पे ध्यान देना चाहिए। स्पेस गवर्नेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बनने वाला है, एरिया बनने वाला है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो चाइना है, चाइना ने अपना एसर्टिवनेस स्पेस की तरफ भी स्टार्ट करने की मुहिम स्टार्ट कर दी है, ठीक है। फोर्थ, दोनों कंट्रीज को रियलिस्ट आउटलुक रखना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। यूएस को पाकिस्तान, इंडिया का कंसर्न देखना, कंसिडर करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ। कभी यूएस बोलता है कि भाई पाकिस्तान अपनी टेरिटरी पे टेररिस्ट एक्टिविटीज को चेक करे, और फिर दूसरी साइड ही वो 5 महीने बाद उनकी हेल्प करता है, ठीक है, सैंक्शन देके। तो इस तरह का अप्रोच यूएस को छोड़ देनी चाहिए। फिर इंडिया को जो है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि जो इंडिया का स्टैंड है यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, तो क्लियर कट तो रहा नहीं, ठीक है, बट
उन्होंने निंदा की कि भाई ये जो वॉर है ये गलत हुआ और डिप्लोमेटिकली अपना रिजॉल्व करना चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से जो रशिया चाइना की तरफ और ज्यादा मूव होने लग गया। तो इंडिया को इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के स्टैंड्स को। और जो जैसे अब इंडिया हेल्प कर रहा है रशिया की इकोनॉमिक सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, इंडिया ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर रहा है हेविली रशिया से, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बात ठीक है कि भाई वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, बट अपनी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया को रियलिस्ट रखनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का 1962 में इंडिया नतीजा देख चुका है। उस टाइम इंडिया आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी रखता था, वो सोचता था कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, बट चाइना ने इन्वेशन कर दिया था इंडिया के ऊपर। ठीक है। फिर जो है कि चाइना को लेके जो दोनों कंट्रीज का स्टैंड रहा है, यूएस और इंडिया का, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो यूएस का मोटिव है वो सेल्फ इंटरेस्ट है। वो अपनी हेजिमोनी को काउंटर करने के लिए, अपनी हेजिमोनी को बचाने के लिए इंडिया को यूज कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इंडिया को कंप्लीटली यूएस की बातों में नहीं आना चाहिए। अपने जो है डिस्प्यूट्स चाइना के साथ रिजोल्व करने चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर भी। अगर कहीं ना कहीं वॉर हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इंडिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ना तो पक्का है। और जहां यूएस का देखे, यूएस की इकोनॉमी पे इतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। माना कि 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया यूएस का, बट फिर भी यूएस कहीं ना कहीं अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगा। ठीक है। और यूएस का वॉर होने से फायदा ही है, क्योंकि यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं उनको एक्सपोर्ट करने का एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी इंडिया। ठीक है। जैसे कि हम यूक्रेन में देख रहे हैं, यूक्रेन वॉर में यूक्रेन गवर्नमेंट यूएस से अपने आर्म्स एम्यूनिशन इंपोर्ट करता जा रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से वो कर्जे में आता जा रहा है, और ना और ज्यादा आगे चल के पता लगेगा कि यूक्रेन इतना कर्जे में आ जाए, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के कभी कर्जा चुका ही ना पाए। उनको कहीं ना कहीं फिर उनके फॉरेन पॉलिसी को यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। ठीक है। तो यही है हमारा लेक्चर।